हाँ जी, वंस अगेन गुड इवनिंग। तो लास्ट क्लास में हम पोटेंशियल एनर्जी कर्व एंड इक्विलिब्रियम के बारे में जान चुके थे और आपको बताया गया था बेटा कि जहां पर भी यूएस ग्राफ का स्लोप जीरो हो, मतलब वहां पर डी यू बाई डी जीरो, मतलब फोर्स कितना हो जाएगा, जीरो। तो वो बनेगा अपना इक्विलिब्रियम पॉइंट। और क्या वहां पर इक्विलिब्रियम तीन टाइप के हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन डबल डिफरेंशिएट, मतलब डी टू यू बाई डी एक्स टू अगर पॉजिटिव है तो स्टेबल इक्विलिब्रियम, डी टू यू बाई डी एक्स टू अगर बेटा नेगेटिव है तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, और अगर डी टू यू बाई डी एक्स टू डबल डेरिवेटिव अपने पास जीरो मिल जाता है तो वो कौन सा होगा, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। इतना याद है सभी को? तो बिल्कुल देसी भाषा में समझे तो आपको बता रखा है, अगर ऐसा कुछ कढ़ाई जैसा यू शेप का स्ट्रक्चर दिखता है तो वो कौन सा इक्विलिब्रियम बनेगा, बॉटम पे स्टेबल। अगर ये उल्टा यू बनेगा, कढ़ाई उल्टी कर दी, इसका मतलब अनस्टेबल। और अगर यू कांस्टेंट है, स्ट्रेट लाइन है, मतलब वो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। पक्की बात है? होमवर्क में क्या कह दिया है जी? इलस्ट्रेशन नंबर, हाँ जी बेटा, इलस्ट्रेशन नंबर 19। डाउट है किसी को? ओके, दो दिन बच्चों को डाउट है। सुन ले एक मिनट, ये बिना पेन चलाए भी समझ में आना चाहिए। निगाहें सभी की बोर्ड पे। ये बेटा ग्राउंड है, इमेजिन हो पा रहा है? इससे बेटा 8 मीटर हाइट से आपने बॉल को ड्रॉप करा, मतलब बॉल के पास अभी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। बोलो क्या है? तो बेटा ये पोटेंशियल एनर्जी में लॉस यहां पर ग्राउंड पर टकराते टाइम किस में कन्वर्ट हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी। और इसी से रिलेटेड एक कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी अपन पढ़ेंगे कि पोटेंशियल में एमजीएच जो लॉस हुआ है जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड, वो किस में कन्वर्ट हुआ, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर। और टकराने में क्या कुछ एनर्जी का लॉस हो जाता है? हमेशा ऐसा नहीं मिलेगा कि 8 मीटर हाइट से बॉल आई है तो वापस 8 मीटर तक ही रिबाउंड करे, नहीं। हम आगे एक और चैप्टर आएगा कोलिजन, उसमें पढ़ेंगे कि एनर्जी का लॉस कितना है, उसके अकॉर्डिंग डिसाइड होता है कि रिबाउंडिंग हाइट जो है वो सेम है या कुछ डिफरेंट है। तो अभी यहां पर 8 मीटर से आपने रिलीज किया, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया हाफ एम वी स्क्वायर। टकराने के बाद कुछ v2 स्पीड से हाफ एम वी टू स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी से वापस राइज करता है कुछ mgh2 हाइट, और वो h2 क्वेश्चन में कितना है, 6 मीटर। रिलीज कितने से किया था, 8 मीटर। पहुंचा कितने तक, 6 मीटर। क्या कुछ 2 मीटर कम रह गया? इसका मतलब देयर इज सम एनर्जी लॉस। बात समझ में आई? कितना हो गया लॉस, mg8 माइनस mg6 अपॉन mg8। क्या यही फ्रैक्शनल लॉस है? फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल। सॉल्व कर लो, कितना आ गया, 1/4। हाइट के टर्म से भी चेक कर लो, 8 और 6 यानी कि 2 का लॉस हुआ, मतलब 1/4 हाइट कम रह गई, मतलब काइनेटिक एनर्जी का कितना, 25%, मतलब 1/4 फ्रैक्शन लॉस हो गया। बात समझ में आ रही है? इसके बाद बता देंगे आगे। इसके बाद इलस्ट्रेशन 21 दिया था क्या? ये तो मैंने क्लास में करवा दिया है ना, तो मैंने टिक तो करवाया होगा। कोई बात नहीं, इसको आप टिक ही माने। क्लास में मैंने आपको बताया था क्या, एक रॉड वाला क्वेश्चन बताया था, क्या यूनिफॉर्म रॉड का सेंटर ऑफ मास उसके मिड पॉइंट पे मान सकते हैं? तो पूरी ही रॉड का जब मास उठा के उसके सेंटर पॉइंट मिड पॉइंट पे रख दिया तो पोटेंशियल एनर्जी mgh में h कितना हो जाएगा, L/2। कितना हो जाएगा? बस ये हो गया mgl/2 आंसर फाइनली। और इनिशियली तो रॉड जो है वो ग्राउंड पर ऐसे बिल्कुल है हॉरिजॉन्टली, इसका मतलब वहां पर पोटेंशियल इनिशियली कितना है, 0। अरे इजी है, टिक नहीं कराया कोई बात नहीं। वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी विल बी यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। इनिशियली हॉरिजॉन्टली ग्राउंड पर, तो ग्राउंड पर रेफरेंस यूज करोगे तो पोटेंशियल एनर्जी कितना, 0। सामने देखें एक मिनट, इस तरह से है, ये रॉड अभी बेटा सामने ही है तो अभी ग्राउंड पर ही है तो पोटेंशियल एनर्जी कितना है, 0। अब ये अपने आप तो वर्टिकल होगी नहीं, क्या मैंने कुछ वर्क किया होगा ग्रेविटी के अगेंस्ट, तो कितना हो जाएगा mg, और यहां पर सेंटर पर मान लो तो कितना हो जाएगा mg/L/2। तो यह आंसर इज mg/L/2। इसके बाद देखिए बॉक्स 3 क्वेश्चन नंबर, हाँ जी क्वेश्चन 1,
क्या इसमें पॉइंट पी आर और एस कंजर्वेटिव फोर्स से कनेक्टेड है? बिल्कुल, क्योंकि कंजर्वेटिव के अंदर ही हम बोलते हैं कि मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी, कंजर्व रहेगी, देयर आर नो लॉसेस ऑफ एनर्जी। क्या वर्क डन एक क्लोज्ड लूप, क्लोज्ड ट्रिप के अंदर जीरो होता है? बिल्कुल होता है। अगर एक क्लोज्ड पाथ बनता है तो कंजर्वेटिव में वर्क डन होता है जीरो। आपको वो 5 पॉइंट्स अगल बगल लिखाए थे कंपैरेटिव स्टडी, याद है? उसमें ये 5 पॉइंट सब आपको क्लियर कट बता रखे। और एस जो है एफ बराबर माइनस डी यू बाई डी एक्स, कहां पे आएगा? कंजर्वेटिव, क्योंकि कंजर्वेटिव के अंदर ही पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन किया है। पोटेंशियल एनर्जी नॉन कंजर्वेटिव में शामिल नहीं होती, इसलिए नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का तो एक ही ऑप्शन बनेगा टी, पोटेंशियल एनर्जी। पीई इज नॉट डिफाइंड, राइट? तो क्यू किसी में नहीं है, ए कंजर्वेटिव में आ जाएंगे पी आर और एस, और बी यानी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में आएगा टी, पीई इज नॉट डिफाइंड, राइट? इसके बाद क्वेश्चन नंबर हाँ जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड में डाउट है किसी को? कितनों को क्वेश्चन 3 में डाउट है? होमवर्क किया है पक्का? सिर्फ 2 बच्चों को डाउट है। कितनों से क्वेश्चन 3 बन गया है? सबने नहीं किया है। जैसे नहीं किया एक बार ठीक से पढ़ ले बेटा। बिगिनर बॉक्स 3 का क्वेश्चन 3 अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आपको मैं ये बताता हूं कि बाकी के ए बी सी ऑप्शन क्यों गलत है। आंसर तो आपको पता ही कि डी सही है, ए बी सी क्यों गलत है वो भी अपन देखते हैं। चलिए ठीक है, सामने देखें। इससे बड़ा इस क्वेश्चन में मैकेनिकल एनर्जी को कैपिटल ई से डिनोट किया है। किससे डिनोट किया है? और मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है? सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल। पोटेंशियल को तो हम बताते ही कैपिटल यू से, और काइनेटिक को मैंने फिलहाल कैपिटल के से लिख दिया है। कोई दिक्कत किसी को? तो बेटा हम जानते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी, यू प्लस के इक्वल टू ई। अब इस क्वेश्चन में इसने 4 ऑप्शंस में कुछ ना कुछ बात बोली है और उसमें एक इफ बट लगा दिया है। तो देखते हैं वो कंडीशंस क्या क्या प्रोवाइड करता है। सबसे पहले पार्ट ए क्या बोलता है? इफ यू इज इक्वल टू 0। अब बेटा में पोटेंशियल एनर्जी 0 है तो क्या पूरी की पूरी एनर्जी काइनेटिक की फॉर्म में है? रखो यहां बेटा, u को 0 पुट करोगे, इसका मतलब k इज इक्वल टू ई, और k कितना होता है? हाफ एम वी स्क्वायर। तो यहां से v बोलो कितना हो गया? रूट ओवर 2e बाय एम। होगा नहीं होगा? क्या यहां पर मास 0 हो सकता है? 2 तो वैसे भी कांस्टेंट है, और e भी क्वेश्चन में कुछ ना कुछ मैकेनिकल एनर्जी दी है, तो v 0 या नॉन जीरो? नॉन जीरो। पर ये तो 0 बोल रहा है, ये गलत बोल रहा है। आ रही बात समझ में? मतलब हमारा आंसर ऑप्शन ए तो डेफिनेटली नहीं है, क्योंकि हमने जो रिजल्ट ऑब्टेन किया उसके अकॉर्डिंग तो कुछ ना कुछ स्पीड पार्टिकल की है, पर ये 0 बोल रहा है इसलिए गलत बोल रहा है। बात करते हैं ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में अभी ये बोल रहा है कि u इज इक्वल टू ई, मतलब पूरी की पूरी जो एनर्जी है वो किसकी फॉर्म में है? पोटेंशियल एनर्जी। रखो बेटा यहां पर, तो ये हो जाएगा E प्लस के इज इक्वल टू ई। हमारा जो रिजल्ट है U प्लस के इक्वल टू ई, यहां पर U की जगह आपने कितना पुट कर दिया? E। E से E कैंसिल, तो K कितना हो गया? अब काइनेटिक एनर्जी अगर 0 है, इसका तो एक ही कंक्लूजन है कि ऑब्जेक्ट क्या है बेटा? रेस्ट पे। नाउ V इज इक्वल टू 0। लेकिन यहां फिर से इसने कुछ अलग ही बात बोली है। क्या ये V की जगह एक्सेलरेशन को 0 बोल रहा है? तो ऑप्शन बी भी क्या हो गया? गलत। ध्यान रहे, V 0 होना A 0 होने की गारंटी नहीं देता। सामने देखें, अगर बेटा मैं बॉल को अपवर्ड लॉन्च करता हूं, क्या मैक्सिमम हाइट पर V 0 हो जाता है? पर क्या डाउनवर्ड G अभी भी लग रहा है? G 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज स्टिल एक्टिंग ऑन द बॉल व्हेन इट हैज अचीव्ड द मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट पर V 0 है पर एक्सेलरेशन नॉन 0 है। बात समझ में आ रही है? तो पार्ट बी के अंदर V 0 आया है, A 0 नहीं आया है, तो ये भी हो गया अपना गलत। अब ऑप्शन सी एंड डी सेम ही स्टेटमेंट लगभग, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। और इसमें अब अभी चेक करते हैं कि सी क्यों गलत है और डी क्यों सही है। यहां पर कंडीशन दी है कि डी यू बाई डी एक्स जो है वो है 0। क्या हम सभी जानते हैं एफ बराबर माइनस डी यू बाई डी एक्स? जानते नहीं जानते? फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी के बीच 1D में यही तो रिलेशन है, एफ बराबर माइनस डी यू बाय डी एक्स।
तो इसने जो कंडीशन दी है कि इफ डी यू बाई डी एक्स इक्वल टू 0, रख दो 0। क्या 4 0 हो गया? और 4 0 होने का तो एक ही मतलब है कि एक्सेलरेशन कितना है? 0। और ए 0 कौन से ऑप्शन में दिया है? ऑप्शन डी के अंदर। बात समझ में आई? समझ में आया सभी को? नोट जरूर करें फिर इसको। बिगिनर बॉक्स में और कौन सा क्वेश्चन दिया है? हाँ बेटा, मुझे पता है क्वेश्चन 4 नहीं दिया, पर एक बहुत अच्छा थ्योरी का क्वेश्चन है, तो 4 ऑन द स्पॉट यहीं पे डिस्कस किया जाएगा। आप ये आंसर लिख लें, उसके बाद क्वेश्चन 4 रीड कर लें। 4 में 3 पार्ट है एबीसी, 2 का आंसर तो आप क्लियर कट डायरेक्टली जानते ही हो। जो बचा हुआ थर्ड है, मुझे वो सॉल्व करके शो करना है कि वो एग्जैक्टली कैसे आएगा। तो ये आंसर लिखने के बाद क्वेश्चन 4 एक बार देख लें सभी। चलिए ठीक है, सामने देखें, एक मिनट समझेंगे इस क्वेश्चन को। स्पाइन स्ट्रेट, निगाह बोर्ड पे, अलर्ट एकदम, ठीक से सुनना, ये अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन 4 में कनेक्ट करना है आपको कि जो जो ऑप्शन एबीसी है वो किससे मैच हो रहे हैं। पहला बड़ा, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस। क्या इसको पढ़ के वर्क एनर्जी थ्योरम का स्टेटमेंट दिमाग में गूंजता है नहीं गूंजता? वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस किसके बराबर होता है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो इसका तो हो गया ए का तो आंसर क्यू, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, करेक्ट। सेकेंड ऑप्शन है वर्क डन बाय इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्सेस। क्या आपको सामने देखो, WC बराबर माइनस डेल्टा यू, ऐसा कुछ बता रखा है? तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। क्या माइनस डेल्टा यू नेगेटिव ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी कहीं दिख रहा है क्या? ऑप्शन आर। तो बी में क्या हो गया? ऑप्शन आर, नेगेटिव ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, WC बराबर माइनस डेल्टा यू। कोई दिक्कत? अब आप जानते हैं ए मैच हो गया क्यू से, बी हो गया आर से, तो ऑब्वियसली सी का आंसर क्या हो जाएगा? पी। यानी वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स कितना हो जाएगा? चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी। तो ये W एक्सटर्नल डेल्टा ME के बराबर कैसे हुआ, ये देखते हैं। वंस अगेन स्टार्टिंग फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम, W ऑल इज इक्वल टू डेल्टा KE। एक काम करते हैं, ये वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस जो है, इसमें से कंजर्वेटिव वाली कैटेगरी WC को अलग कर देते हैं। अब बचे हुए जो भी है एक्सटर्नल या नॉन कंजर्वेटिव, उसको यहां पर अपन फिट कर लेते हैं। कंजर्वेटिव को अलग से निकाल दिया। कारण यह है
क्या हमने अभी अभी ऊपर देखा कि कंजर्वेटिव फोर्सेस का वर्क डन माइनस डेल्टा यू के बराबर होता है? तो डब्ल्यूसी को यहां पुट कर दिया माइनस डेल्टा यू। अब बचे हुए रिमेनिंग एक्सटर्नल फोर्सेस का वर्क डन क्या हो जाएगा? इसको इधर लाओ, डेल्टा के ई प्लस डेल्टा यू। और आपको एक बात मालूम है, क्या काइनेटिक और पोटेंशियल के सम को मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं? तो इन दोनों के अंदर इंडिविजुअल जो चेंज है वो ओवरऑल किस में चेंज आएगा? चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी। एक आध क्वेश्चन आगे फ्यूचर में आएंगे जिसमें इसकी जरूरत पड़ेगी, तो इसका भी अपने को ध्यान रखना है, नोट करें इसको। ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव है ना? डिपेंड करता है आपने सिस्टम क्या चूज किया है। अगर आप खुद को एक ऑब्जेक्ट लोगे तो आपके ऊपर एमजी क्या हो गया? एक्सटर्नल। अगर आप खुद को और अर्थ को एक सिस्टम चूज करोगे तो अर्थ और आपके बीच जो फोर्स लग रहा है एमजी आपके लिए इंटरनल हो गया। तो डिपेंड करता है आपने सिस्टम क्या चूज किया, उसके हिसाब से इंटरनल एक्सटर्नल डिसाइड होता है। अभी मैं चल रहा हूं यहाँ पे, तो क्या सरफेस और मेरे बीच में एक्शन रिएक्शन में फ्रिक्शन लग रहा है? तो अभी अर्थ और मेरे बीच जो फ्रिक्शन है वो सिस्टम का इंटरनल फोर्स है। तनीश बेटा लिखने तो इसी में ही है। अपने फिजिक्स में तो मेरे लिए तो आप एक ही रजिस्टर बनाया, उसी के अंदर ही होमवर्क भी चलेगा, अलग अलग बनाने की जरूरत नहीं है। आपके पास सॉल्यूशंस चैप्टर के साथ में पैरेलल में सेफ रहेंगे। अलंकृति, हाँ बेटा आ सकता है बिल्कुल। अभी हमने क्वेश्चंस किए और आज भी करेंगे। एक्सटर्नल फोर्स में वर्क डन डेल्टा एम ई, अगर उसमें काइनेटिक एनर्जी को चेंज ना करें तो वहां पे डब्ल्यू एक्स में बराबर डेल्टा यू। ऐसे क्वेश्चन हम करते आ ही रहे हैं। इफ यू आर डूइंग द प्रोसेस विदाउट चेंजिंग द काइनेटिक एनर्जी, या फिर सब कुछ एकदम स्लो मोशन में चल रहा है नेग्लिजिबल स्पीड पे, तो वहां डब्ल्यू एक्सटर्नल डेल्टा यू के पुट करते हैं, जो कि हम कर ही रहे हैं ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क डन कैलकुलेट करने में। और ऐसे क्वेश्चन आएंगे जहां डब्ल्यू एक्सटर्नल डेल्टा एम ई के बराबर रखना होगा, वहां पे काइनेटिक पोटेंशियल जी दोनों काम में आएंगी। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 1, कौन सा क्वेश्चन दिया बेटा इसमें? 51। बेटा आपको मैंने एक वाटर फील्ड बकेट वाला क्वेश्चन बताया था, क्या वहां पे एवरेज मास कॉन्सेप्ट यूज किया था या नहीं? सेम वे में क्या इस क्वेश्चन 51 का आंसर भी उसी एवरेज मास कॉन्सेप्ट से एक लाइन में आ जाएगा? एवरेज मास कॉन्सेप्ट क्यों यूज करेंगे? क्योंकि बकेट में एक होल है, छेद है, पानी उसमें से बार बार क्या हो रहा है? कम होता जा रहा है। इनिशियली कितना था? 13 kg, और जब तक बकेट आपके हाथ में तब तक 4 किलो पानी बह गया, कितना बचा? 9 kg। तो आपने पूरे एच डेप्थ में 10 मीटर डेप्थ में 13 kg को पुल नहीं किया कंटिन्यूसली। 13 से कितना हो गया? 9। तो 13 और 9 का एवरेज कितना हुआ? 11। तो आप एवरेज मास कॉन्सेप्ट यूज कर लेंगे, तो डब्ल्यू एक्सटर्नल बराबर एम एवरेज जी एच। तो एम एवरेज एम इनिशियल प्लस एम फाइनल बाई 2 इंटू जी इंटू एच। इनिशियली था 13, 4 kg फ्लो आउट हो गया, तो लास्ट में आप तक हाथ में कितना बचा? 9 kg। जी का वैल्यू आपको बचपन से मालूम है 10, और यहाँ पे कुएं की जो गहराई है, डेप्थ कितना दिया है? 10। तो ये अपना आंसर हो गया कितना? 1100 जूल, राइट? ये हो गया आपका आंसर 1100 जूल। इसके बाद क्वेश्चन 53, एक ब्लॉक वाला सिमिलर क्वेश्चन बता दिया था आपको, राइट? हो गया वो ये भी। बस जो भी आपको बॉक्स दिया है इसके सेंटर ऑफ मास पे अटैक करो। तो इनिशियली तो आपको दिख ही रहा है ए और बी तो इसी ग्राउंड के टच पे, तो हाइट कितनी है? सी। तो सी का हाफ कितना हो जाएगा मिड पॉइंट के लिए? सी बाई 2।
तो पहली बात तो सबसे लास्ट में देख लो, ऑप्शन माइनस में C/2 किस किस में दिख रहा है, सेकंड एंड थर्ड, बस अब इसी में से चूज करना है। और इसको ऊपर की तरफ ऐसे लिफ्ट कर दोगे, ब्लॉक को खड़ा कर दोगे, तो क्या हाइट A हो जाएगी। तो A का हाइट मिड पॉइंट पे कितना, A/2 होगा, नहीं होगा। तो mg A/2 माइनस mg C/2 फाइनल माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, दैट विल बी द वर्क डन। किया है ना पक्का, ये किधर से बन गया था ये गुड। इसके बाद वो तो क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ के पता लगेगा बेटा। नहीं नहीं, ऐसे कोई फिक्स क्राइटेरिया थोड़ी है, बस जहां पे ये कंटिन्यूसली मास वेरी कर रहा है वहां अपन एवरेज मास कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद 66, क्वेश्चन नंबर 66। 66 तो आसान है, सभी करेक्ट है। ये कह रहा है ए सी डी इक्विलिब्रियम पॉइंट्स है, अगर ये ए सी डी के साथ बी भी लिखता तो वो भी इक्विलिब्रियम पॉइंट है। जहां जहां भी स्टीप कर यू डिजाइन का दिख रहा है, चाहे सीधा यू चाहे उल्टा यू, चाहे कढ़ाई सीधी हो चाहे कढ़ाई उल्टी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, दैट विल बी इक्विलिब्रियम। हाँ, जहां यू स्ट्रक्चर सीधा दिख रहा है वहां स्टेबल है, और जहां उल्टा यू बन रहा है वो अनस्टेबल है, पक्की बात है। तो ए बी सी डी चार और पे ही इक्विलिब्रियम है इस ग्राफ में, ए पर अनस्टेबल, ए पर स्टेबल और बी पर अनस्टेबल, तो सारे पॉइंट सही है, आंसर 4 ऑल ऑफ द अबव, राइट। क्वेश्चन 67 क्लियर है, स्टेबल इक्विलिब्रियम, तो सीधा यू तो यहीं पर बना हुआ दिख रहा है, यू शेप ग्राफ देखो, ऑप्शन 1। अनस्टेबल पूछता तो क्या बोलते हैं, ऑप्शन 2, दिख रहा है सभी को। क्वेश्चन 68 आसान है, इक्विलिब्रियम पोजीशन पूछ रहा है, आसान है, यू दिया है तो एफ को 0 करना है, और एफ क्या होता है बेटा, माइनस du/dx हो जाएगा, डिफरेंशिएट करना है, 2 लाइन का आंसर है, इजी है। क्वेश्चन नंबर 69, कितनों को डाउट है, ओहो इतने सारे तो फिर बना कितनों से है, 60, इतना तो भारी नहीं है, चलो देखते हैं इसको। सिक्सटी 69 के लिए आपको लास्ट क्लास में जो लास्ट पॉइंट बताया था वो ठीक से सुनना चाहिए था। क्या डबल डिफरेंशिएशन के बारे में कुछ बताया था, du/dx मतलब फोर्स 0 है, इसका मतलब इक्विलिब्रियम तो है, लेकिन वहां पर d2u/dx2 डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो स्टेबल इक्विलिब्रियम है, d2u/dx2 नेगेटिव है तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, और d2u/dx2 0 है तो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है। ऐसा कुछ याद आ रहा है, तो उसी चीज की हेल्प यहां पर आपको लेनी थी। जिसने नहीं किया है या नहीं भरा, एक बार फिर से एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन 69 विद ऑप्शंस चेक कर ले। फोर्स आपको दिया बेटा यहाँ पे 2x² माइनस 3x माइनस 2, तो इक्विलिब्रियम फाइंड करना, तो इक्विलिब्रियम पर फोर्स एफ कितना हो जाता है, 0, रखो एफ को 0, तो 2x² माइनस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। इसमें आप या तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो आपने रूट सॉल्व करना सीखा है इसका आंसर फाइंड करना, या तो वैसे कर लो, या मिडिल टर्म को स्प्लिट भी कर सकते हैं, -4x और +x लिख लो, तो ये शुरुआती दो टर्म्स में से 2x कॉमन, तो ब्रैकेट में बचेगा x माइनस 2, और यहाँ +1 ब्रैकेट में x माइनस 2, x माइनस 2 कॉमन आ गया तो कितना बचा ब्रैकेट में, 2x + 1, मतलब या तो x माइनस 2 0 है या फिर 2x + 1 = 0, तो x का एक वैल्यू तो आ गया बेटा 2 एंड दूसरा वैल्यू 2x + 1 0 है, इसका मतलब ये हो जाएगा -1/2, राइट। अब इनमें से कौन सा स्टेबल है कौन सा अनस्टेबल है, यहां पर मुझे चेक करना होगा कि d2u/dx2 का वैल्यू दोनों के लिए कितना कितना आता है। अब d2u/dx2 के लिए पहले du/dx तो फाइंड करें, तो सबसे पहले तो इस फोर्स F को ही देखो, क्या F को बेटा -du/dx लिख सकते हैं, तो ये हो गया अपने पास 2x² माइनस 3x माइनस 2, माइनस का साइन है इधर भेज दो, तो du/dx अपने पास हो जाएगा बेटा 2 + 3x माइनस 2x²। नाउ डिफरेंशिएट इट, तो d2u/dx2 डबल डिफरेंशिएशन करोगे तो 2 तो कांस्टेंट, डिफरेंशिएशन 0, x का 1 और -2 और x² का फिर से 2x, तो d2u/dx2 अपने पास हो जाएगा
3 माइनस 4x, राइट। अब यहां पर d2u/dx2 दोनों पॉइंट्स पर चेक करो, x की वैल्यू पुट करें तो एक बार तो 3 माइनस 4x में x कितना पुट करेंगे 2, और एक बार 3 माइनस 4x में x कितना पुट करेंगे अपन -12। तो एक बार तो आपको मिलेगा ये -5 और एक बार कितना मिलेगा +5। माइनस आने का तो मतलब है ये कौन सा इक्विलिब्रियम है, अनस्टेबल। और यहां प्लस आने का मतलब है ये किस टाइप का इक्विलिब्रियम है, x बराबर -12 पर स्टेबल। पक्की बात है, बस यही आंसर है, लिख लें इसको सभी। F बराबर -du/dx लिखा तो रखा है नोट्स में। हाँ बेटा करता भी बोलो। तपस्या बेटा स्क्रीन में तो आ रहा है वो d2/dx2 3 माइनस 4x लिखा हुआ है। चलो ठीक है, राइट साइड का मैं फिर से लेफ्ट में लिख देता हूं। ठीक है, अब तो हाँ जी, इसके अलावा क्वेश्चन दिया है 70 तो मैंने क्लास में करा दिया है और 71 का सिमिलर क्वेश्चन क्लास में बता दिया है। 71 में बस थोड़ा सा माइनस साइन का आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि z² अपॉन में ऊपर लाओगे तो z की पावर -2 बनेगा, राइट। कैलकुलेशन का ध्यान रखें, क्वेश्चन इजी है, सिमिलर क्वेश्चन क्लास से बता रखा है। एक्सरसाइज 2 में कुछ दिया है, कौन सा? ओके, एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन नंबर 7। इसका तो मैंने आपको विद एग्जांपल प्रोसेस पूरा क्लियर बताया था। ये पूछ रहा है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इंक्रीज। पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज तब होती है जब आप इंटेंशनली कुछ वर्क करोगे अगेंस्ट में। आ रही बात समझ में? अगर मैंने एक बॉल को अपवार थ्रो किया, हाइट राइज हुई, तो मैंने एक्सटर्नल एजेंट ने कुछ वर्क किया। बात समझ में आ रही है? इसके बाद 10 तो पहले ही बता दिया। 10 मतलब एक सिमिलर क्वेश्चन बता रखा है आपको, तो इतना ही था होमवर्क तो, राइट। हाँ, ये क्वेश्चन नोट करेंगे सभी। A chain of mass small m, a chain of mass small m and length capital L। हाँ जी, एक चेन है। A chain of mass small m and length capital L
a chain of mass small m and length capital L is held on a frictionless table such that its 1 by nth part is hanging below the edge of table. Such that its 1 by nth part is hanging below the edge of table. One by n part is hanging below the edge of table. Calculate work done to pull up the hanging part of chain. तो अच्छा क्वेश्चन है ये, अ वेरी इंपॉर्टेंट वैरायटी स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। एक मैं बता रहा हूं फिर आप करेंगे। सामने देखें सभी, ये आपके सामने बेटा फ्रिक्शनलेस टेबल है, इसके ऊपर इस तरह से एक चेन जो है वो रखी हुई है। फिलहाल क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 1 बाय n पार्ट जो है वो कहां पर हैंग कर रहा है, नीचे की तरफ। ये इनिशियल पोजीशन है। आप इसको पीछे से पकड़ के इस तरह से खींचोगे तो इस चेन को ऊपर लेकर क्या होगे, तो फाइनल पोजीशन जो है चेन की कुछ इस तरह से हो जानी चाहिए। आ रही बात समझ में? तो अभी बेटा यहां पर 1n पार्ट हैंग कर रहा है, इसका मतलब ये जो लेंथ है क्या ये l बाय n हो जाएगा? अगर लेंथ l दिए क्वेश्चन में तो ऑब्वियसली जो हैंगिंग पार्ट है वो कितना हो जाएगा, l बाई n। अब इस क्वेश्चन में सोचने वाली बात यह है कि जैसे जैसे इस हैंगिंग पार्ट को पकड़ के आप ऊपर खींचोगे तो क्या नीचे जो हैंगिंग मास है क्या वो फिक्स रहेगा या चेंज होता रहेगा? जैसे जैसे आप हैंगिंग पार्ट को ऊपर खींचते जाओगे तो धीरे धीरे ये जो लेंथ है l बाय n से डिक्रीज होते 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 फाइनली इस तरह से कितनी हो जाएगी, 0। मतलब जो मास हम पुल कर रहे हैं वो कांस्टेंट नहीं है, वो हर टाइम चेंज हो रहा है। तो क्या हम यहां पर भी एक एवरेज यूज कर सकते हैं? या तो वो कर लें या फिर सिंपली एक काम करते हैं, इस पूरे के पूरे हैंगिंग पार्ट का जो मास है इसको उठा के क्या इसके सेंटर ऑफ मास पे रख सकते हैं, और सेंटर ऑफ मास जो है एकदम बीचों बीच है। तो l बाय n का हाफ यानी ये वाली जो लेंथ है ये कितनी हो जाएगी, l बाय 2n। कितनी हो जाएगी? तो ये अपनी लेंथ हो जाएगी बेटा l बाय 2n। पक्की बात है। अब मुझे ये जो l बाय n जो पार्ट है हैंगिंग पार्ट, इसका मास कैलकुलेट करना है। ऑब्वियस सी बात है, अगर लेंथ 1/3 करूंगा तो मास भी तो 1/3 होगा। लेंथ हाफ यानी 1/2 करेंगे तो मास भी हाफ हो जाएगा, m/2। सेम वे में ये जो l बाय n है तो इसका मास भी कितना हो जाएगा, m बाय n। किसी को टफ लगता है तो यूनिटरी मेथड से भी देख सकता है। लेंथ l है तो मास कितना है, m। 1 पे कितना हो जाएगा, m बाई l, यानी कि l बाय n लेंथ के लिए मास कितना हो जाएगा, m बाय l इंटू l बाय n, यानी कितना हो जाएगा बेटा, m बाई n। अब इस क्वेश्चन में एक काम और करते हैं, ये जो टेबल है फ्रिक्शनलेस सरफेस, इसी को मैंने चूज कर लिया रेफरेंस, और रेफरेंस पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी ली जाती है, 0। इसका मतलब क्या फाइनल पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी? क्योंकि पूरी की पूरी चेन कहां पर है बेटा, टेबल के ऊपर, और टेबल को रेफरेंस यूज किया तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी तो कितना बनेगा, 0। तो वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी बाय एक्सटर्नल एजेंट बाय अस विल बी u फाइनल माइनस u इनिशियल। तो u फाइनल तो बोलो कितना हो जाएगा, 0। लेकिन क्या इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव में आएगी? नेगेटिव में क्यों आएगी? क्योंकि हम रेफरेंस टेबल से कहां पर है, l बाय 2n डेप्थ में नीचे हैं। बोलो कितना हो जाएगा,
पोटेंशियल एनर्जी, इस पूरी हैंगिंग पार्ट का मास कहां पे कंसंट्रेट अज्यूम कर लिया, इसके सेंटर ऑफ मास, और वो L/2n डेप्थ पे है। तो बोलो कितना हो जाएगा, फंडा वही है mgh, पर m कितना है यहां पर, m/n g, और h कितना हो जाएगा, L/2n, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। दैट्स योर फाइनल आंसर, वर्क डन इन पुलिंग द चेन, mgl/2n²। कितना वो आया समझ में? क्या एक सिमिलर क्वेश्चन ऑन द स्पॉट करके बताइए, नोट करें इसको पहले। पांचवें नहीं क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, पहले इसको लिख लें और जो राइट साइड क्वेश्चन लिखा है उसको सॉल्व करें। राइट वाले क्वेश्चन में हैंगिंग लेंथ दी है 12/3। mgl/, बेटा mgl/18 तो तब होता जब ये हैंगिंग पार्ट L/3 दिया होता, ये 2L/3 है। इसका आंसर होगा, जो काफी लोग सही बता रहे हैं अभी, 2mgl/9। करें बाकी लोग भी सॉल्व करें।
ये प्रीवियस क्वेश्चन का आंसर सभी का आ गया था, किसी को डाउट है इसमें? बेटा 12/3 पार्ट है तो मास भी कितना हो जाएगा 2m/3 इंटू जी, और यहां पर 12/3 का हाफ करोगे तो ये सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस कितना मिलेगा L/3। पक्की बात है? तो बस यहां पर रेफरेंस लेवल इसके टेबल कोई लेवल को ले लोगे तो फाइनल तो आ जाएगा 0 माइनस, और इनिशियल यहां पर नेगेटिव में आएगा बिकॉज रेफरेंस लेवल से अपन L/3 डेप्थ पे नीचे है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 2mgl/9। हाँ जी, नंबर दिखाए सभी की बोर्ड पे। स्प्रिंग से रिलेटेड थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन आपको वर्क, वेरिएबल फोर्स का वर्क कैलकुलेट करते टाइम बता दी थी। क्या आप सभी को पता है कि वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स इज -12kx²? और उसमें बेस्ड स्प्रिंग से रिलेटेड एक दो क्वेश्चंस भी हमने वहां पर किए थे, लेकिन अभी यहां पर हम बात कर रहे हैं कि हमने जो वर्क किया है स्प्रिंग पे वो उसमें एज अ पोटेंशियल एनर्जी कैसे और कितना स्टोर हो रहा है उसको अब हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो पीई स्टोर्ड इन स्प्रिंग, ये अपने पास फिलहाल एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग कांस्टेंट के फिलहाल ये अपनी रिलैक्स्ड पोजीशन मतलब नेचुरल लेंथ में है। ध्यान रहे स्प्रिंग को हमने बड़ा रिजिड सपोर्ट में फिक्स कर दिया है, तो ये जो फ्री एंड होता है इसी के रेस्पेक्ट में हमेशा इलोंगेशन या कंप्रेशन चेक किया जाता है। अरे बात समझ में आ रही है? स्प्रिंग का जो डिस्प्लेसमेंट एक्स हम बोलते हैं वो हमेशा इस फ्री एंड के रेस्पेक्ट नहीं होगा। यहां मैंने दोनों डायग्राम बना दिए हैं। सेकंड नंबर डायग्राम है स्ट्रेचिंग का, एलोंगेटिंग का। मैंने एक्सटर्नल फोर्स एफ इस फ्री एंड पे लगाया और एक्स डिस्प्लेस कर दिया, लेकिन बदले में स्प्रिंग कहां फोर्स लगाती है? बैकवर्ड, पीछे की तरफ। कंप्रेस करोगे तो यहां भी उल्टा होगा, हमने तो फोर्स कहां लगा दी? लेफ्ट साइड, लेकिन अब स्प्रिंग कहां फोर्स लगा रही है? वो वापस अपनी नेचुरल लेंथ एक्वायर करना चाह रही है, तो स्प्रिंग फोर्स कहां हो जाएगा? राइट वर्ड। अब यहां पर भले ही आपने एक्स डिस्प्लेस राइट साइड किया और यहां लेफ्ट साइड, कोई फर्क नहीं पड़ता, वर्क डन बाय स्प्रिंग विल बी सेम, क्योंकि स्प्रिंग फोर्स कितना बेटा? -kx। क्या इस -kx में एक्स नजर आ रहा है? मतलब स्प्रिंग फोर्स कांस्टेंट है वेरिएबल, और इसलिए हमने वहां भी इंटीग्रेशन किया था, इसलिए दो लाइन यहां फिर से लिख लिए कि वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स विल बी WS इज इक्वल टू इंटीग्रेशन FS dx। FS को बेटा -kx पुट किया, -k कांस्टेंट बाहर लिया, और 0 से लेके x, इनिशियल 0 और बाद में कितना हो गया? x। इनिशियल 0 या बाद में कितना हो गया? x। इधर स्ट्रेच और इधर कंप्रेस, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों में सेम ही आंसर होता है, और वो कितना हो जाएगा इंटीग्रेशन पे? -12kx², जो आपको ऑलरेडी बता रखा है, राइट। लेकिन ये वर्क डन बाय स्प्रिंग है। एक लाइन बहुत ठीक से सुनना, कहां -12kx² यूज करेंगे और कहां +12kx², इसमें काफी लोग गलती करते हैं। आज ही अभी इसी वक्त इसको ठीक से दिमाग में फिट कर लूं। जब हम अप्लाई करेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम, क्या अप्लाई करेंगे? वर्क एनर्जी थ्योरम के स्टेटमेंट में लेफ्ट साइड क्या आता है? वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस। अगर वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस में ग्रेविटी है, नॉर्मल है, फ्रिक्शन है, या कभी स्प्रिंग फोर्स भी है, तो वर्क डन बाय स्प्रिंग कितना लिखा जाएगा? -12kx²। बात समझ में आ रही है? वर्क एनर्जी थ्योरम में वर्क डन बाय स्प्रिंग कितना लिखेंगे? -12kx²। और अभी टाइम मिला तो आज या फिर अगले लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। और मैकेनिकल एनर्जी क्या है? काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। तो अभी यहां पर मैं आपको विद डेरिवेशन बता रहा हूं कि एक्सटर्नल फोर्स से जो वर्क करा वो यहां पे +12kx² कैसे स्टोर हो गया? एज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग। तो जब हम COME कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी अप्लाई करेंगे
और पोटेंशियल एनर्जी किसी ब्लॉक के साथ स्प्रिंग की भी लिखेंगे, तो स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी तब वहां पर कितना लिखी जाएगी, प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर। बात समझ में आ रही है? वर्क एनर्जी थ्योरम में वर्क डन बाय स्प्रिंग क्या लिखेंगे, माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर, और कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी में स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी कितना लिखेंगे, प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर। अब थोड़ा सा देख लेते हैं किस तरह से आया, बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं है। वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स ऑन स्प्रिंग निकालेंगे तो डब्ल्यू एक्सटर्नल हो जाएगा इंटीग्रेशन एफ एक्सटर्नल डीएक्स। अब एक बात बताओ, स्प्रिंग जितना फोर्स लगा रही होगी, क्या सेम अपोजिट अमाउंट का फोर्स हमें लगाना होगा? तो हमारा फोर्स कितना है एफ एक्सटर्नल के एक्स, हमारा फोर्स भी कंटिन्यूसली चेंज होता रहेगा। जैसे जैसे एक्स बदलेगा, क्या वैसे वैसे हमें हमारा एफर्ट भी चेंज करते रहना होगा। जैसे जैसे आप स्प्रिंग को खींचते जाते हो, क्या आपको ऐसा लगता है कि बदले में अपोजिट में लगने वाला फोर्स इंक्रीज होता जा रहा है? क्योंकि बेटा जैसे जैसे एक्स बढ़ाओगे वैसे वैसे फोर्स भी तो बढ़ेगा। तो ये अब एक्स वेरिएबल है, इसलिए इसका भी इंटीग्रेशन से वर्क डन कैलकुलेट करेंगे। एफ एक्सटर्नल पुट किया के एक्स, लिमिट वही 0 से एक्स, एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय 2, तो ये आ गया वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, यानी वर्क डन बाय अस ऑन स्प्रिंग प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर, एंड दिस आवर वर्क इज स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि स्प्रिंग एक कंजर्वेटिव फोर्स है, इसलिए हमारा वर्क जो है वो कंप्लीटली क्या है, रिकवरेबल है, रिवर्सिबल है। एक बार आपने स्प्रिंग में कुछ वर्क करके, कुछ काम करके उसको पिचका दिया या फिर इलोंगेट कर दिया, ईदर कंप्रेस और स्ट्रेच, you have done some work, your work is completely stored as the potential energy of the spring, और वही stored potential energy क्या स्प्रिंग की फिर से वर्क करके दे सकती है। इसलिए तो हमने स्प्रिंग फोर्स को कहां पे रखा है, कंजर्वेटिव फोर्सेस में। कौन से फोर्सेस में? बिकॉज वर्क डन इज कंप्लीटली रिकवरेबल। अभी बेटा क्या मैंने इस स्प्रिंग को कंप्रेस करके कुछ एनर्जी स्टोर की है? अब यहीं पे अगर मैं ये डस्टर रख दूं, स्प्रिंग को छोड़ूं, क्या स्प्रिंग झटके से खुलेगी और इस ब्लॉक को काइनेटिक एनर्जी इंपार्ट होगी? अरे होगी नहीं होगी। मतलब स्प्रिंग का पोटेंशियल हाफ के एक्स स्क्वायर एनर्जी, इसमें काइनेटिक एनर्जी हाफ एम स्क्वायर में कन्वर्ट करवा लिया अपन ने। यानी हमने जो वर्क किया था स्प्रिंग पे, क्या वो हमने पूरा इसकी ब्लॉक की काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में क्या रिकवर कर लिया? तो ये चीज ध्यान रखें कि वर्क डन बाय स्प्रिंग इज माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर, एंड वर्क डन बाय अस on spring is plus half k x square, and this work is stored as potential energy of the spring। पर ये जो हाफ के एक्स स्क्वायर ये तब है जब आपने स्प्रिंग को कहां से स्ट्रेच या इलोंग कंप्रेस करना स्टार्ट किया, नेचुरल पोजीशन से। मान लो ये वॉल है, ये स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में, मैंने इसको स्ट्रेच करा तो क्या मैंने कुछ वर्क किया? और वो वर्क कहां स्टोर हो गया, इसकी पोटेंशियल एनर्जी। लेट सपोज अभी इस स्ट्रेच्ड कंडीशन में मान लो कुछ x1 डिस्टेंस मैंने इसको स्ट्रेच कर दिया, तो इस कंडीशन में पोटेंशियल एनर्जी सपोज 100 जूल, कितना है? अब मैंने इसको थोड़ा सा और स्ट्रेच करा, अब मैंने x2 कर दिया, लेट सपोज अब पोटेंशियल एनर्जी 300 जूल, कितना? 300 जूल। पहले 100 फिर अब 300, तो ये जो एक्स्ट्रा डिफरेंस है 200 जूल, इतना ही तो वर्क मुझे करना पड़ा। बात समझ में आ रही है? स्प्रिंग के पास पहले से कितनी एनर्जी थी, 100, मैंने वर्क करके और खींच के और इलोंगेट करके उसमें 200 और पुट किया, तभी तो टोटल एनर्जी कितनी बनी, 300। इसका मतलब ऑलरेडी अगर आपको वर्क फाइंड करना है x1 स्ट्रेच स्प्रिंग को x2 तक ले जाने में, ध्यान रहे स्प्रिंग का ये जो इलोंगेशन होता है x1 हो या x2, ये हमेशा ये जो रिलैक्स्ड पोजीशन में जो अपना फ्री एंड है वहीं से मेजर होगा। ये अगर आप मान लो x1 और यहीं से आप मान लो x2, तो हमेशा मेजरमेंट कहां से होगा, इस डॉटेड लाइन से होगा जो आप एक बार ड्रॉ कर देते हैं। बात समझ आ रही है सभी को? तो x1 से x2 तक स्ट्रेच करने में वर्क डन कितना, डेल्टा यू, चेंज इन पोटेंशियल जी, u2 माइनस u1, तो हाफ के x2 स्क्वायर माइनस हाफ के x1 स्क्वायर, हाफ के कॉमन लिया तो ब्रैकेट में कितना बचा, x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। क्लियर है सभी को? अब एक और बात, अपने काम में ये ज्यादा आता है हाफ के एक्स स्क्वायर, इसलिए इसको पहले बता दिया, हकीकत में ये ओरिजिनल रिजल्ट है। बात समझ में आई? उस डायग्राम में देखो, इनिशियली स्प्रिंग रिलैक्स्ड है तो x1 कितना मान ले, 0, और x इलोंगेट किया तो x2 कितना हो गया, x। अब यहां x2 को x पुट करो और x1 को 0, क्या हाफ के एक्स स्क्वायर नहीं बन जाएगा? बात समझ में आ रही है? एक्चुअल रिजल्ट ये है, पर ये थोड़ा ज्यादा अपना पॉपुलर है, काम में आएगा, इसलिए इसको पहले बताया। इससे इसको प्रूफ कर सकते हैं, लेकिन इससे ये नहीं आएगा। कितना आ रहा है समझ में? नोट करें इसको।
विदिशा L/3 लिखेंगे, हैंगिंग लेंथ 2L/3 थी उस चेन की, लेकिन सेंटर ऑफ मास तो मिड पॉइंट पे होगा, तो 2L/3 को जब आप हाफ करोगे, 2 से डिवाइड करोगे तो L/3 होगा। F के बाद नीचे बड़ा छोटा सा S है, F मतलब फोर्स ऑफ स्प्रिंग माइनस KX। टेस्ट में बेटा ये जो आज पढ़ लेंगे यहां तक आएगा। टेस्ट में वर्क वर्क एनर्जी थ्योरम और ये जो भी पोटेंशियल एनर्जी जो आज हम पढ़ लेंगे ये यहीं तक आएगा। ये स्प्रिंग वाले क्वेश्चंस जो आपको दिख रहे हैं यहां तक, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी एंड पावर नहीं दिया अभी टेस्ट में, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप आगे की पढ़ाई या होमवर्क बंद कर देंगे। ये यूनिट टेस्ट छोटे छोटे हर्डल हैं, ध्यान रखें, पढ़ाई नीट के लिए कर रहे हैं अपन। और वैसे भी आपको छुट्टी मिलेगी, सैटरडे को क्लासेस नहीं होती यूजुअली। बिल्कुल, वहां पे भी -12 के x² माइनस x1² हो जाएगा, रहेगा वही, बस वो आगे माइनस का डिफरेंस चलेगा वहां भी। बेटा -kx dx के आगे इंटीग्रेशन का साइन है, -k को बाहर लिया है, x का इंटीग्रेशन x²/2। पीहू बेटा एफ एक्सटर्नल का मतलब है स्प्रिंग पर आपने जो एक्सटेंशन या फिर कंप्रेशन के टाइम पे जो एक्सटर्नल फोर्स लगा रखा वो है। स्प्रिंग अपने आप तो कंप्रेस होगी नहीं ना, नहीं अपने आप इलोंगेट होगी, हमें ही करना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा। डब्ल्यू के साथ बेटा डब्ल्यू एक्सटर्नल है, लेफ्ट हैंड साइड पे नीचे डब्ल्यू एस है मतलब वर्क डन बाय स्प्रिंग, और डब्ल्यू ई एक्स टी मतलब वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, यानी कि हमने वर्क किया है, हाफ के एक्स स्क्वायर कैपिटल यू, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो गया वो। बात नहीं, एक छोटा सा क्वेश्चन लिख दिया, इसको सॉल्व करें। वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स टू स्ट्रेच स्प्रिंग बाय 10 सेंटीमीटर, और ब्रैकेट में स्प्रिंग कांस्टेंट के दे दिया है 100 न्यूटन पर मीटर। क्या एक लाइन का आंसर हो जाएगा? तो करें फिर फुर्ती सॉल्व करें।
बन रहा सबसे पहला क्वेश्चन, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड, हाफ के एक्स स्क्वायर, के का वैल्यू 100 पुट करें और एक्स 10 सेंटीमीटर है तो 100 से डिवाइड करें, मीटर में कन्वर्ट होगा। आंसर आएगा 1/2 जूल या 0.5 जूल, एक ही बात है। कहां पे बेटा? एक्स नॉट। यहां पर अगला क्वेश्चन में लैंग्वेज में है, फाइंड वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स टू स्ट्रेच स्प्रिंग फ्रॉम एक्स नॉट टू 3x नॉट, और स्प्रिंग कांस्टेंट आप के ले सकते हैं। आया सेकंड क्वेश्चन का आंसर, 4k(x0)²। गुड, बहुत बढ़िया। कितना आंसर आ गया है? गुड। हाँ जी, सही है सभी का, 4k(x0)²। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। इससे आपके कुछ डाउट क्रिएट भी होंगे और हाथ फिर वो सॉल्व भी होंगे। और आपने एनएलएम के अंदर बेटा एक वैरायटी इस टाइप की पढ़ रखी है। लिखना बंद, पैर एकदम साइड में, स्पाइन स्ट्रेट, निगाहें बोर्ड पे। यू हैव टू फाइंड आउट इलोंगेशन एट EQM, मतलब इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मतलब जहां पर फोर्स क्या होगा? 0। अभी इस ब्लॉक के ऊपर कितने फोर्स लग रहे हैं? 2। बेटा मास सेम है, क्या एज यूजुअल ग्रेविटी नीचे बुलाएगी? क्या ग्रेविटी की वजह से एक्सेलरेट होगा?
नीचे जैसे जैसे मूव करेगा, क्या ऊपर पीछे स्प्रिंग फोर्स के एक्स में एक्स बढ़ेगा, तो क्या के एक्स बढ़ता जाएगा? बेटा ये है इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन, EQM पोजीशन। फिलहाल यहां पर दो फोर्स लग रहे हैं, एक तो क्या ऊपर की तरफ के एक्स लग रहा होगा, और क्या दूसरा डाउनवर्ड mg लग रहा होगा। तो पार्ट वन का आंसर तो आ जाएगा इक्विलिब्रियम पोजीशन पर के एक्स और mg क्या हो जाएंगे, बराबर। तो क्या यहां से x का वैल्यू mg/k आ जाएगा? शायद ये आपने एनएलएम में पहले पढ़ रखा होगा, राइट। लेकिन मैंने फर्स्ट और थर्ड डायग्राम के बीच में सेकंड इसलिए बनाया ताकि यहां पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और मैं ये बता सकूं कि ये जो पॉइंट आता है इक्विलिब्रियम पोजीशन, जहां फोर्स जीरो है, ध्यान रहे फोर्स जीरो है, यहां पर इसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी थी, ये अभी भी ब्लॉक नीचे जाना जारी रखेगा। और हमें सेकंड पार्ट में फाइंड करना है मैक्सिमम इलोंगेशन, और मैक्सिमम इलोंगेशन तो तभी मिलेगा जब ये मैक्सिमम स्ट्रेच करते हुए क्या रुक जाएगा। कॉमन सेंस लगाओ, जैसा हम बोलते हैं कि बॉल को अपवर्ड लॉन्च किया तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम तभी मिलती जब v जीरो हो जाता है मैक्सिमम हाइट पे। सेम वे में जब ये स्प्रिंग पूरी खुल जाएगी तो यहां पर v कितना हो जाएगा, जीरो, मतलब अब ब्लॉक और ज्यादा नीचे नहीं जा सकता। तो इनिशियल लेवल के कंपैरिजन में अब ये जो इसकी लेंथ है, ये क्या है, इसका मैक्सिमम इलोंगेशन। तो आपने अपनी एनएलएम की नॉलेज से इक्विलिब्रियम पोजीशन पर नेट फोर्स बराबर करके के एक्स और एम जी को बराबर करके एक्स फाइंड कर लिया mg/k। ये बेटा बीच की पोजीशन है, ये mg/k है। अभी मैं सॉल्व करके बताऊंगा, ये बचा हुआ डिफरेंस भी mg/k आएगा, मतलब टोटल यहां से काउंट करोगे तो ये एक्स में कितना आने वाला है, 2mg/k। आगे एक चैप्टर आएगा ऑसिलेशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन, वहां आप देखोगे कि ये मीन पोजीशन है, इसके रेस्पेक्ट में देखो बेटा, आप थोड़ा सा फील करो। अगर स्प्रिंग है और मैंने ब्लॉक को रिलीज करा, क्या ये थोड़ा सा ऐसे ही ऊपर नीचे फ्लक्चुएट होता रहेगा, मतलब ये मीन पोजीशन है, इसके रिस्पेक्ट में ही ये स्प्रिंग इस तरह से फ्लक्चुएट होती रहेगी। आ रही बात समझ में, एक्स डिस्टेंस ऊपर, फिर वापस मीन पोजीशन, फिर एक्स डिस्टेंस नीचे। आ रही बात समझ में। तो एक टाइप का ये इक्विलिब्रियम यहां पर चलेगा, टू एंड फ्रो मोशन होगी इसके रेस्पेक्ट में। तो फिलहाल तो हम बात करते हैं मुद्दे की, वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करते हैं। वर्क एनर्जी थ्योरम में क्या लिखेंगे, W ऑल इज इक्वल टू डेल्टा के ई। अब W ऑल में दो ही फोर्स है, एक तो ग्रेविटी और दूसरा कौन है, स्प्रिंग। राइट हैंड साइड पे हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, क्या वी और यू दोनों जीरो है, लिखा है रिलीज वर्ड, रिलीज मतलब इनिशियल वेलोसिटी u जीरो और मैक्सिमम इलोंगेशन के टाइम नेचुरली कॉमन सेंस से v भी कितना हो गया है, जीरो। अब वर्क डन बाय ग्रेविटी देखो, mg कहां लग रहा है, डाउनवर्ड, mg की वजह से ब्लॉक कितना नीचे आ गया, x मैक्स, तो डिस्प्लेसमेंट भी नीचे। बोलो वर्क डन बाय ग्रेविटी mgh, और h की जगह पे x मैक्स, पक्की बात है। और मैंने आपको अभी अभी कम से कम 5 बार बता दिया, क्या वर्क डन बाय स्प्रिंग वर्क एनर्जी थ्योरम में क्या माइनस लिखेंगे, क्योंकि अभी पोटेंशियल एनर्जी नहीं लिख रहे, अभी लिख रहे हैं वर्क डन बाय स्प्रिंग एंड इट इज माइनस हाफ के एक्स मैक्स स्क्वायर। और राइट हैंड साइड तो पूरा ही क्या हो जाएगा, जीरो जीरो, बिकॉज वी भी जीरो और यू भी जीरो है। तो बोलो बेटा कितना हो गया, एम जी एक्स मैक्स माइनस हाफ के एक्स मैक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। इसको इस तरफ लेके आओ, तो एम जी एक्स मैक्स इज इक्वल टू हाफ के एक्स मैक्स स्क्वायर, क्या एक पावर कट जाएगी, और ये अपना फाइनल आंसर एक्स मैक्स इज इक्वल टू 2mg/k, दैट्स आवर आंसर। प्रोसेस क्लियर हुआ सभी को। ये बीच वाला डायग्राम मैंने इसलिए बनाया ताकि कंफ्यूजन किसी को हो तो ऑन द स्पॉट क्लियर हो। ये मीन पोजीशन है जहां पर नेट फोर्स जीरो है, इक्विलिब्रियम पोजीशन कितना, mg/k, और स्प्रिंग में मैक्सिमम इलोंगेशन जो इसका जस्ट डबल होता है 2mg/k। ध्यान रहे, जो रिलैक्स्ड कंडीशन में फ्री एंड होता है वहीं से ही सारी मेजरमेंट चलती है। कितने को आया समझ में, लिखिए इसको। है तो माइनस की एक सी, पर अगर आप डाउनवर्ड साइड पॉजिटिव मानोगे तो mg माइनस माइनस के एक्स, तो वो मैग्नीट्यूड देख लिया। अब इसके mg डाउनवर्ड और के एक्स अपवार्ड जो है वो इक्वल कर दिए। कहां पे माइनस है तो सही, वर्क डन बाय स्प्रिंग माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर तो पढ़ा है अभी। ये तो फोर्स है, ये वर्क है, ये सिर्फ फोर्स है।
कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूरी फिजिक्स में कहीं पर भी इसका यूज करना पड़ सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट, COME, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। इसमें 2-3 लाइन छोड़ना, पहले कुछ लिखवाएंगे। कितने लोग अभी सोल्यूशन नोट कर रहे हैं? अच्छा, लिखो लिखो, लिखो। हाँ बेटा, इक्विलिब्रियम मतलब नेट फोर्स जीरो, अपवर्ड KX एंड डाउनवर्ड mg ब्लॉक के ऊपर बराबर है। बेटा स्प्रिंग पर नहीं, ब्लॉक पर है वो KX। जो KX मैंने शो किया है डायग्राम में, वो ब्लॉक के ऊपर है, स्प्रिंग पर नहीं है। FBD ब्लॉक का है वो, डाउनवर्ड mg और अपवर्ड KX। हाँ बेटा, अभी मैंने यही बोला, ये कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी जो बोर्ड पे दिख रहा है, इससे जो पहले पहले पढ़ा दिया है वो टेस्ट में दिया है। तनीश, हाँ बेटा, जहां से रिलीज किया उसको रेफरेंस लाइन चूज किया अपन ने, वहीं से मेजर होता है हमेशा इलोंगेशन एंड कंप्रेशन। बेटा एक्स मैक्सिमम इसलिए बिकॉज V जीरो हो गया है, ब्लॉक फर्दर और नीचे नहीं जा पाया, V जीरो हो गया है, स्प्रिंग पूरी खुल चुकी है, इसलिए मैक्सिमम इलोंगेशन वर्ड यूज किया। फिफ्थ लाइन में बेटा, गेन इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। चलिए ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, इसके अंदर 2 लाइन नोट करेंगे। स्पेस छोड़ के पहले वो 2 लाइन लिख लो। Mechanical energy is constant in conservative force field. Mechanical energy is constant in conservative force field. Mechanical energy is constant in conservative force field means sum of kinetic energy and potential energy means sum of kinetic energy and potential energy will be constant at all the points. Means sum of sum means sum of kinetic energy and potential energy will be constant at all the points. Will be constant at all the points. Clear है बेटा सभी को? Obviously एक टाइप की एनर्जी में गेन है, मतलब दूसरी में लॉस हुआ ही होगा। एक मिनट सामने देख लें,
तो बेटा मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट है, और ये तभी रह सकती है जब हम किसकी बात कर रहे हैं, कंजर्वेटिव, क्योंकि नॉन कंजर्वेटिव में तो वेलोसिटी डिपेंडेंट फोर्सेस है और वो क्या करते हैं, लॉस मेकिंग फैक्टर्स बनते हैं। तो बेटा मैकेनिकल एनर्जी अगर कांस्टेंट है तो क्या डेल्टा एम ई मतलब मैकेनिकल एनर्जी में चेंज जो है क्या वो जीरो होना चाहिए। अब मैकेनिकल एनर्जी में चेंज दो ही पार्ट में आएगा, या तो पोटेंशियल में चेंज डेल्टा यू या काइनेटिक में डेल्टा के। तो डेल्टा के को और यहां पे इधर लाओगे तो माइनस डेल्टा यू। इसका मतलब गेन इन काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, बिकॉज डेल्टा यू के आगे क्या है बेटा, माइनस साइन, और वाइस वर्सा। क्या सेम माइनस साइन इधर भी घुमा सकते हैं। मतलब अगर काइनेटिक में लॉस है मतलब गेन किसमें हो गया है, पोटेंशियल में। एक टाइप की एनर्जी कम होगी, दूसरी टाइप की बढ़ेगी। क्या बॉल को अपवर्ड थ्रो करने पर पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है, तभी तो काइनेटिक कम होती है। और मैक्सिमम हाइट पर पूरी काइनेटिक सपोज 100 जूल दी, तो वो पूरा 100 जूल किसमें ट्रांसफॉर्म हो गया, पोटेंशियल। मैक्सिमम हाइट पर V0, तो काइनेटिक कितनी हो जाती है, 0। तो पोटेंशियल में गेन मतलब काइनेटिक में लॉस। डेल्टा के को फिर मैंने यहां पर लिखा है के ई फाइनल माइनस के ई इनिशियल इज इक्वल टू माइनस, और डेल्टा यू को लिख दिया यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। माइनस से ये रिवर्स हो गया तो यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। अब इनिशियल वाली टर्म एक तरफ, फाइनल वाली एक तरफ, तो ये आ गया अपने पास एक स्टैंडर्ड रिजल्ट जिसका हम न जाने कितनी बार आने वाले फिजिक्स में यूज करेंगे। के ई इनिशियल प्लस यू इनिशियल इज इक्वल टू के ई फाइनल प्लस यू फाइनल। मतलब कोई से भी 2 पॉइंट्स मार्क कर दो, वहां काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का सम दूसरे पॉइंट पर काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी के सम के क्या होगा, बराबर। क्या हम ग्राउंड पर रेफरेंस चूज करते तो पोटेंशियल एनर्जी 0 है, काइनेटिक कितनी दी 100 जूल। मैक्सिमम हाइट पर अब पोटेंशियल कितना है 100 और काइनेटिक कितना है 0, बिकॉज V0। लेकिन सम तो 100 बराबर ही मिल रहा है। अगर बीच में भी किसी पॉइंट पर सपोज पोटेंशियल जी 50 जूल और काइनेटिक भी 50 जूल, तो 50 प्लस 50 सम तो अभी 100 ही है। बात समझ में आ रही है। तो कोई से भी आप पॉइंट्स चूज कर ले कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड में, उन 2 पॉइंट्स पर काइनेटिक और पोटेंशियल का सम तो क्या होगा, हर पॉइंट पे इक्वल ही मिलेगा। चलिए ठीक है, कुछ क्वेश्चंस नोट करेंगे होमवर्क के लिए। बिगिनर बॉक्स 3 में क्वेश्चन नंबर 1, 3 एंड 4 मैंने करा दिए, 2 एंड 5 आप करेंगे। बिगिनर बॉक्स 3 क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 आप फिलहाल वर्क एनर्जी थ्योरम से करेंगे। एक और चीज, पेज 21 पे गोल्डन की पॉइंट्स हैं 7-8, वो पढ़ के आने हैं। याद करके इनको रीड से एक बार रीड कर लेना अच्छे से। गोल्डन की पॉइंट्स ऑन पेज 21 लिख लो अच्छे से। फिर आप करेंगे इलस्ट्रेशन 22, 23, 24, इलस्ट्रेशन 22, 23, 24। बिगिनर बॉक्स 4 क्वेश्चन 1, 2। बिगिनर बॉक्स 4 क्वेश्चन 1 एंड 2। एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर 54 से 57। एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर 54 से 57। ओके बेटा, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।